हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रीतम, देन वी हैव सौरभ, धीरज कुमार पांडे, लक्ष्मी, रोशन, मीर दानिश, अंकित, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज क्या रहेगा खास? तो देखिए, हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। एक छोटा सा टॉपिक बचा था जहाँ पे मुझे आपको बताना था इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस से बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक तो एलॉयज। और एलॉयज में सर मैं आपको आज बताने वाला हूँ ट्रिक। यानी एलॉयज की बात करें तो ये क्या है? मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु को ना हम लोगों ने अभी तक रटा है कि भाई साहब पढ़ा, रटा, फिर आगे बढ़ गए, फिर भूल गए, फिर दोबारा पढ़ लिया। आज के बाद आपको दोबारा से रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एलॉयज में मैं आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बताने वाला हूं और उस ट्रिक से बहुत आसानी से आप इन मिश्र धातु को याद कर लेंगे। तो सभी लोग जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एक बार मुझे फटाफट से दो चीज कंफर्म कर दो, आवाज और बैकग्राउंड। क्या दो चीज क्लियर है? अंकित, हाँ, अभी रिवीजन वाले पार्ट पर आ रहा हूं मैं, बट मुझे फटाफट से कंफर्म करो आवाज और बैकग्राउंड। रोहित, अंजनी, संजना, मनीषा, रौनक, ऑल क्लियर? ठीक है। तो गाइस, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार छोटा सा रिवीजन लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कल हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल पार्ट में जब डिस्कशन कर रहे थे तो ये बताया था सब मेटल्स कौन से थे। मेटल्स वो थे सर जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे थे, याद है? इलेक्ट्रॉन्स को जो दान करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट करते हैं सर, वो आपके मेटल्स थे। और इनकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। अब इनके अगर गुण की बात करें तो एक मैं गुण पे चलता हूं और आप लोगों से एग्जांपल लेंगे। कौन सा एग्जांपल ले लें? रैंडमली कोई भी मेटल ले लो, कोई एक धातु है। अब इस धातु ने क्या किया, यानी इस मेटल ने क्या किया, इसने किसी एसिड के साथ रिएक्शन किया। ठीक है। अब एसिड में कोई भी एग्जांपल, जैसे सोडियम का हम एग्जांपल लेते हैं, मेटल में एसिड का एग्जांपल ले लो आप, HCl का या H2SO4 का कोई भी। तो मेरा बस क्वेश्चन ये है, यहां पे सर एक गैस का निर्माण होगा, और ये गैस कौन सी है? ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने कल ही बताया था, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो कि ALP में, RPF में सर कहीं भी पूछा जा सकता है। वो क्या था सर? बिल्कुल नाम से हमको क्लैरिटी हो रही थी सर, यहां पर बिल्कुल सही कि सर यहां पर जो गैस निकलती है वो कौन सी है? वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। परफेक्ट, सही है। अब सर जैसे नॉन मेटल्स क्या करते थे? नॉन मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते थे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते थे, राइट? अब सर नॉन मेटल्स वाले पार्ट में जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इन सब का हमने डिस्कशन किया था। लेकिन जब हम मेटल वाले पार्ट पे चले तो हमारा ये प्रश्न था कि अगर मान लीजिए मुझे मेटल चाहिए, जैसे मान लो मुझे लोहा चाहिए, या मान लो मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सर क्या ये मुझे कहीं ऐसे रखे हुए मिल जाएंगे कि लाओ, अरे इधर लाओ फावड़ा लेके आओ, लाओ जमीन को खोदता हूं और यहां से निकल के आ जाएगा मेटल? क्या ऐसे निकल के आएगा? तो आंसर इज नहीं। सर जो मेटल्स हैं ये अपने अयस्क में मौजूद होते हैं, कुछ सर अपने ओर्स में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कल, किसका एग्जाम्पल ले रहे थे? मरकरी का एग्जाम्पल ले रहे थे। एक ही एग्जाम्पल आया अभी तो, जैसे मरकरी है। अब मरकरी यानी कि हिंदी वाले जो हैं पारे के नाम से जानते हैं, नहीं पारा। अब पारा मुझे चाहिए या मरकरी मुझे चाहिए, तो यहां पे सर पारा या मरकरी, ये सर मुझे जब मिलेगा तो ऐसा नहीं कि जमीन को कहीं खोदूंगा और वहां पे पारा रखा है, लो उठा के ले लो, दुकान पे बेच दो, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो पारा मुझे मिलेगा ये कहां से मिलेगा? सर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, HGS। यहां पे आपको दो तत्व दिखाई दे रहे हैं बेटा। अमलगम अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है नवजोत, अमलगम अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे एलॉयज वाले पार्ट में। अभी अमलगम का नाम ही नहीं आया, प्लीज अभी थोड़ा वेट करना, क्योंकि अमलगम जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो वो मरकरी से लिंक तो है, लेकिन वो सर यहां पर नहीं है, वो यहां पर पारा वहां से निकलेगा नहीं, यानी वो अयस्क नहीं है। तो यहां पे सर जो ये HGS लिखा है, ये हमको दिख रहा है Hg का मतलब पारा, यानी कि सर मरकरी, और S हम लोग लिंक कर पा रहे हैं सल्फर से। और ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये किसका है? तो यहाँ पे अर्देशरी ने बिल्कुल सही बोला है सर, ये क्या है? ये है आपका सिनाबार। क्या है? सिनाबार। तो सिनाबार ये वो अयस्क हो गया, यानी सिनाबार ये वो ओर हो गया जहां से हम इस मरकरी को निकाल पा रहे थे, यानी इसमें से हम क्या कर पा रहे हैं? इस मरकरी को यानी पारे को यहां से निकाल पा रहे हैं। खैर, तो अब सर जैसे मैंने उदाहरण दिया सिनाबार है, ऐसे और भी तो होंगे। अभी मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊंगा। सर हेमेटाइट है, कल मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन बता रहा हूं, हेमेटाइट हो गया, ये सिनाबार आपके सामने मौजूद था, राइट? सिडराइट है। तो यहां पे सर जो मैं इतने सारे नाम ले रहा हूं, ये सब के सब जमीन के अंदर मौजूद हैं, अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं। अब मैं जमीन में से जब इनको निकालूंगा तो सर इनमें कुछ गंदगी होगी, राइट? अब यहां पर जब ये गंदगी मौजूद होगी तो गंदगी को साफ भी करना पड़ेगा।
तो इस गंदगी को क्या नाम दिया था सर? इस गंदगी को नाम दिया था गैंग, याद है, जिसको हम इंप्योरिटीज कह रहे थे। दैट्स राइट। सो दीज इंप्योरिटीज व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस ओर्स, दैट इज नोन एज गैंग। और मैंने कल भी बताया था ये वाली गैंग नहीं है कि अरे सुन मिल जाएगी चौराहे पे, देख लूंगा तेरे को शाम को। सर यहाँ पर ये जो गैंग है ये गंदगी है। गंदगी का मतलब यहाँ पे रेत मिला होगा, मिट्टी मिली होगी, कुछ अब जमीन में से निकालो सर, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होंगी। अब उन सबको हमें साफ करना पड़ेगा, है ना, उनको क्लीन करना पड़ेगा। और हम फिर सर सिनाबार, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट, इन सभी से अलग अलग तत्वों को निकाल पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जब मैं इसमें से निकालूंगा तो इसमें भी सर दो चीजें आ गई। क्या सर? अब यहां पर जो ये ओर्स आप देख रहे हैं सर, यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज हमने कल डिस्कस की थी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, कि सर कुछ ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी से क्रिया कर लेंगे, सर कुछ ऐसे होंगे जिसमें क्रिया करने में समय लगेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कोई नीचे है जैसे कि सिनाबार, तो इसको बस गर्म करो और गर्म करने से निकाल लो, काम हो जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी हाई है, देखो थोड़ा सा एक पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और रिएक्टिविटी सीरीज में सर अगर सबसे लो था तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया, ऊष्मा से यानी हीटअप करके अलग कर लिया था। एग्जाम्पल था मरकरी, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज में कहीं बीच में, तो अगर इनकी क्रिया करने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं बीच में आ रही है, तो बीच में कौन कौन आते हैं? बीच में आने वाले लोग हैं सर जो मिडिल लेवल पर रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। उनमें से दो के नाम कल ही हमने डिस्कस किए थे। वो हो सकता है सल्फाइड वाली ओर हो, या हो सकता है सर वो कार्बोनेट वाली ओर हो। कुछ याद आया कल वाला, राइट? अब सर ये मैंने जानबूझ के क्यों रिवीजन करा रहा हूं? क्योंकि पेपर में यहां पे फंस जाते हैं। अब पेपर में फंसोगे नहीं, क्यों? कल ही मैंने आपको एक चीज बताई थी सर, होता क्या है, जैसे मान लीजिए जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए सर बटर चिकन का एग्जांपल लेते हैं। हम रोस्टेड कोई चिकन खा रहे हैं, तो रोस्टेड चिकन का मतलब क्या हुआ? चिकन को सर क्या करेंगे, आग के ऊपर भून लेंगे। जो नॉन वेज वाले उनके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन जो वेज वाले मेरे जैसे उनको सर वॉमिट सा फील हो रहा होगा। तो इसलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, पनीर सेक रहे हैं, या फिर सर सबसे बढ़िया अब पीनट्स हमने खाए हैं रोस्टेड वाले। तो रोस्टेड वाले पार्ट पर अगर जाएंगे, तो अगर मैं यहाँ रोस्टेड वाले पार्ट पे जाऊं तो रोस्ट वाले टर्म से प्लीज याद रखिएगा, इफ आई टॉक अबाउट दिस रोस्ट, यहां पर सर रोस्ट वाले पार्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, और वो क्या है सर? रोस्टिंग जब भी करी जाएगी तो इस वाले केस में एयर की प्रेजेंस चाहिए, यानी कि सर यहां पे हवा ज्यादा मात्रा में चाहिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर चाहिए। अब यहां पे जो भी सर ज्यादा मात्रा में हवा चाहिए, तो ये जो प्रोसेस थी जिसको हम लोगों ने भर्जन भी बोला था, हिंदी में क्या बोला था? भर्जन। ये किसके लिए होता है? ये भर्जन वाली प्रक्रिया होती है सर सल्फाइड ओर्स के लिए, यानी सल्फाइड की जो ओर्स होंगे उसमें रोस्टिंग होगी। लेकिन अच्छा हृदय कह रहे हैं सर मैं आपकी साइड हूं, ठीक है। अब सर यहीं पे अगर मैं कार्बोनेट्स की बात कर लूं, राइट, अब यहां पे अगर हम लोग कार्बोनेट वाले पार्ट पे जाए, तो कार्बोनेट वाले पार्ट में प्लीज यहां पर याद रखिएगा, यहां पर यस बिल्कुल, यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये भी है कि सर यहां पर अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर के एक्सेस अमाउंट की तो रिक्वायरमेंट ही है, और एक स्पेसिफिक टाइम भी, तो हर एक चीज का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, अगर बहुत ज्यादा यूज करोगे तो वहां पे इश्यू होगा, राइट? अब सर यहां देखिए जो कार्बोनेट वाला पार्ट था, कार्बोनेट में मैंने आपको समझाया था सी से कार्बोनेट, और सी से ही एक टर्म निकल के आएगा, और वो क्या है? कैल्सिनेशन। पेपर में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक कल ट्रिक बताई थी, बस आज रिवीजन करा दे रहा हूं। इसमें क्या होगा, ये वाले पार्ट में देखो क्या है कि अगेन सर ऊष्मा का इस्तेमाल दोनों में ही होगा, आप गर्म दोनों में ही कर रहे होंगे, लेकिन जब हीटिंग करोगे तो इसमें एयर की एक्सेस में और यहां पे एयर की एब्सेंस में, यहां पे लिख देता हूं अलग से हरे रंग के पेन में, इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि यहां पे सर एयर की ना के बराबर रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? अब सर इतना वाला पार्ट डन है। तो अब सर यहां पे जो मैं सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स की बात कर रहा था, तो इसमें याद रखिएगा इसको हिंदी में बोलते हैं निष्पातन। तो अगर सल्फाइड ओर है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे? वो है निष्पातन। और अगर वो सल्फाइड की ओर है तो उसमें क्या यूज करेंगे? भर्जन। तो एग्जामिनेशन में आपसे डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे ललित पूछे सर कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट के अंदर मैं एग्जांपल है, तो मान लो कार्बोनेट के आप पीछे कुछ भी लगा दो, राइट? सो यहाँ पर जब भी हम लोग बात करते हैं ना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट टर्म आया, तो कुल मिला के कहीं भी कार्बोनेट अगर आगे मेंशन हो रहा है और उसमें से अगर आप किसी एलिमेंट को निकाल रहे हैं, तो सर उसमें आप कैल्सिनेशन प्रोसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। दैट्स इट। अब सर इतनी चीज हो गई। अब
इतना पार्ट कंप्लीट है। यस मीर दानिश, देखो ये एग्जामिनेशन में आए इसलिए हम लोग इस वाले पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं केवल आपके एसएससी एमटीएस वाले पार्ट में, एसएससी एमटीएस के अलावा सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, शायद ही कोई पेपर बचा हुआ इंडिया का जिसमें यहां से क्वेश्चन ना पुट अप हो। इसीलिए सर देखो जहां पर भी मैं एग्जाम्पल लेता हूं ना, तो वो एग्जाम्पल लेने का मकसद ही ये है कि आप हमेशा याद रखें, है ना। सो इतनी वाली चीज हो गई। तो यहां पर बस मैंने इतना बोला कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं उनको क्या करोगे, नॉर्मली गर्म कर दोगे, वहां से आप एलिमेंट को निकाल लेंगे। और इसी में अगर हम लोग मिडल वाले पार्ट पे जाएंगे, यानी कि अगर मैं सल्फाइड ओर्स की बात करूं या कार्बोनेट ओर्स की बात करूं, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप रोस्टिंग की प्रोसेस का यूज करते हैं जिसमें हम लोग इसे गर्म तो कर रहे हैं लेकिन इन दी एक्सेस ऑफ एयर। और इस वाले पार्ट में अगर मैं इसे गर्म कर रहा हूं तो क्या करूंगा, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, राइट। चलिए तो इतनी चीज हो गई। बेटा ये निष्पादन हिंदी में लिखा है और ये भर्जन हिंदी में लिखा है, तो प्लीज याद रखना हिंदी में सल्फाइड ओर्स के लिए, यहाँ सल्फाइड के जो अयस्क हैं उसके लिए हम भर्जन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, और जो कार्बोनेट है इसके लिए हम लोग निष्पादन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनका क्या होगा, जो सर रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते होंगे। तो आज हम लोग सर वहीं से चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा ऊपर है तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, इस वाले केस में हम लोगों को जाना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस के साथ। यानी कि सर ऐसे तत्व जो रिएक्टिविटी सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा है, जो जो सर अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हैं, तो अगर वो बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील हैं तो इस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अकेले गर्म करने से काम नहीं चलेगा। जो अभी तक हम सुनते आ रहे थे ना कि गर्म कर दो, सर यहां पर अकेले गर्म करने से काम नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको अकेले गर्म करने से आपका कार्य नहीं हो सकता। इस वाले पार्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में हमको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के साथ। किसके साथ, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के साथ। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला सर यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सोडियम था, तो सोडियम का आपको याद होगा कि सोडियम के पास 2,8O1 ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें से हमें क्या करना पड़ता था, एक इलेक्ट्रॉन जब लूज होता था तब जाके इसको स्टेबिलिटी मिलती थी, राइट। सो यहां पर इस वाले पार्ट पे जो मैं समझा रहा हूं, अब इस वाले पार्ट पे तो ध्यान देना कि अगर इस Na+ में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो वापस से सोडियम आएगा। तो अब ये सोडियम को सर यहां पर हम लोग जैसे रिफाइनिंग वाले प्रोसेस पे जाएं, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत हाई है, इनके लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक सेटअप दिखाने वाला हूं जो हम लोगों ने 9th क्लास में पहली बार पढ़ा था, फिर हमने 11th में भी देखा था। तो वैसे 11th में सब लोगों ने नहीं देखा हो, जो 10th वाले हैं उनको बता देता हूं। सर देखिए ये जो सेटअप है, इस सेटअप में क्या होता है सर, एक जगह मौजूद होता है एनोड, ये है एनोड, और दूसरे छोर पर जो मौजूद है सर ये है कैथोड। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बीच में तरल भाग देख रहे हो सर, ये जो तरल भाग है, ये जो लिक्विड है, यहां पर हम लोग सर जिंक सल्फेट ऐसे किसी भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर इलेक्ट्रिसिटी का पास करना बहुत जरूरी है। यानी कि सर यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक बैटरी लगा देंगे जिससे सर यहां पे करंट की सप्लाई हो सके। और यहां पर हम क्या करेंगे, जो इम्प्योर मेटल्स हैं, यानी कि जो धातु हैं जो कि अशुद्ध है, यानी कि उनको हमें शुद्ध करना है, तो शुद्ध करने के लिए हम लोग इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ये है सर इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे सर हम क्योंकि साफ कर रहे हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं रिफाइन कर रहे हैं। तो होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, आप में से कोई मथुरा से हैं तो आपको पता होगा मथुरा में सर ऑयल रिफाइनरी है। सो रिफाइनरी में एक्चुअली हो क्या रहा है सर, रिफाइनिंग हो रही है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारे जो मेटल्स इम्प्योर पड़े थे उनको सर प्योर कर रहे हैं, यानी कि सर जो अशुद्ध थे उनको शुद्ध कर रहे हैं। अच्छा रौनक हमारे वहीं से हैं। सो गाइज यहाँ पर क्या किया जाएगा, जब हम करंट को पास करेंगे तो किस प्रकार से जो अशुद्ध आपकी धातु है वो कैसे शुद्ध हो जा रही है, इसको समझते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही कह रहे हो आप अनुज। सो यहां पर जो इम्प्योर कॉपर होती है, यानी कोई भी धातु है जो इम्प्योर है, इम्प्योर बोले तो जो अशुद्ध है, तो इसको कहां रखते हैं, जो अशुद्ध होता है सर उसको रखते हैं यहां पर। तो कलर चेंज कर लूं जरा, जो भी आपकी अशुद्ध धातु होगी, यानी जो भी आपका इम्प्योर मेटल होगा, उसको आप कहां रखेंगे, उसको आप रखेंगे एनोड पर। और जो आपको प्योर मिलेगा, जो शुद्ध मिलेगा, सर ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, कहानी कोई नहीं पूछेगा, जो मैं बता रहा हूं प्लीज ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई कहे कि सर ये प्योर कहां पर मिलता है, तो प्योर आपको मिलता है सर कहां पर, कैथोड वाले पार्ट पर। कहां मिलेगा गुरुजी, प्योर आपको मिलेगा कैथोड वाले भाग पर, यहां पर प्योर होगा।
अब ये होगा कैसे? इस प्रक्रिया में क्या है? इस प्रक्रिया में हमको एक इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है। जो ये लिक्विड देख रहे हो, ये जो तरल भाग देख रहे हो, तो यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर ले रहा हूं कॉपर सल्फेट। तो जब करंट को पास करेंगे तो जो इम्प्योर मेटल्स हैं, इसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं वो सर यहाँ पे इकट्ठी होती जाएंगी, यानी जो इसमें अशुद्ध चीजें जो भी मौजूद हैं वो यहाँ इकट्ठी होती जाएंगी, और शुद्ध धातु कहाँ मिलती है? धातु आपकी इस कैथोड वाले पार्ट पर इकट्ठी होती जाएगी। तो एग्जाम में ये पूछता है कि शुद्ध कहाँ मिलता है? तो कैथोड पर, यानी प्योर पार्ट कहाँ मिलेगा? कैथोड पर। और इम्प्योर वाला पार्ट कहाँ मिलता है? वो मिलता है एनोड पर। सो दिस इज द पॉइंट। तो इस बेसिक अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस बेसिक स्ट्रक्चर में बस यहाँ पर आपको याद रखो, ऊपर क्या है? एक बैटरी लगा रखी है, राइट। और यहाँ पे सर इसको कनेक्ट कर रखा है, ये पॉजिटिव वाला जो भाग है, धनात्मक जो है सर, ये आपका एनोड वाला भाग हो गया, और यहां पे जो ऋणात्मक वाला भाग है, यहां पर ये सर आपका कैथोड होता है, बस। और इसको क्या किया है आपने सर? एक बीकर या फिर किसी भी का भी एग्जांपल ले लो, इसमें जो आपका तरल वाला भाग था सर, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं, जो हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिला के इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा सीधे पूछ लेगा इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से निम्न में से इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? 4 ऑप्शन देगा, तो कॉपर सल्फेट वाला पार्ट हो गया। सर प्योर मेटल कहाँ मिलता है? तो प्योर आपको कैथोड पे मिलता है। इम्प्योर कहाँ मिलता है? वो एनोड पे मिलता है। पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ये वाली चीजें पूछी जाती हैं, राइट। अब सर ये तो था इंपॉर्टेंट बेसिक सा पॉइंट। तो यहां पर होगा क्या, देखिए, जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कैसे करोगे सर? विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा? बैटरी से होगा, यानी कि जब भी इसमें से करंट पास करोगे, बैटरी से पास होगा। तो एनोड की जो शुद्ध धातु है वो इलेक्ट्रोलाइट विलयन में जमा हो जाती है, यानी कि जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो जो एनोड के ऊपर मौजूद थी अशुद्ध धातु, जैसे कॉपर था, तांबा था, तो सर उसमें से जो अशुद्ध चीजें थी वो कहां पहुंच जाएंगी? वो पहुंच जाएंगी उस तरल भाग में जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर शुद्ध धातु की बात करेंगे तो शुद्ध धातु कहां जाएगी? तो इलेक्ट्रोलाइट से शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। तो एग्जाम में बस आपको ये याद रखना है कि प्योर पार्ट कहां जाएगा और इम्प्योर पार्ट कहां जाएगा। सो देखो, इम्प्योर मेटल एनोड, राइट, और प्योर मेटल कैथोड, दैट्स इट। सो बेसिकली यहां से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, राइट। अब यहां पर इतनी वाली चीज हो गई। अब इसी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि सर ठीक है, हमको धातुएं मिल गई, समझ में आ गया, लेकिन क्या धातुओं में कुछ समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं? तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग खासकर फीमेल्स का एग्जांपल लेते हैं। पायल हर कोई जानता है, राइट। जो नहीं जानते हैं उनके लिए सिल्वर के कॉइन्स का एग्जांपल ले लेता हूं। तो यहां पे मैंने बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए बेसिक बेसिक एग्जांपल रख दिए जो आप लोग समझ सकते हैं। अब होगा क्या सर, मान लीजिए पायल या फिर कोई सिल्वर कॉइन हमने काफी सालों पहले खरीदा था सर, 3 से 4 साल हो गए, 3 से 4 साल छोड़ो, 2 साल हो गए हैं। अब क्या होगा सर, जिस टाइम पे खरीदा गया होगा ना, तो आपको मस्त एकदम सिल्वर कलर का वहां पे सर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल फ्रेश सा, मस्त एकदम, ऐसा लग रहा है प्लेटिनम है क्या। लेकिन जैसे जैसे समय बीता होगा, समय के बीतने के साथ साथ इसका जो कलर है वो डल पड़ा होगा और हल्का हल्का सा ये ब्लैक हो गया होगा, राइट। अब यहां पर क्यों होता है? यहाँ पे रोहन पूछा सर पायल कौन नहीं जानेगा। रोहन, ऐसा है ना कि कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास साउथ इंडिया वाले पार्ट से भी हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टेट से भी हैं जहां पर ना हिंदी उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है। सो फॉर दोज कैंडिडेट्स आई एम यूजिंग सम ऑफ द टर्म्स इन इंग्लिश एज वेल। तो हमारे पास जो बच्चे हैं ना, वो यूपी, बिहार, आप थोड़ा साउथ इंडियन वाले पार्ट पे चलो, सब जगह से बच्चे हैं, तो इसलिए मुझे अंग्रेजी और हिंदी वाले दोनों ही पार्ट्स का यूज करना पड़ता है। सो आई एम नॉट श्योर कि वहां पर वो लोग जानते होंगे कि नहीं। सो दिस इज द पॉइंट, राइट। चलो वापस आते हैं। सो गाइस, अब आप सिल्वर कॉइन या पायल की किसी का भी एग्जांपल ले लो। अगर मैं सिल्वर के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, सो आई नो, ओके। सो जो सिल्वर वाले पार्ट की मैं बात करूं, तो सिल्वर क्या होगा, धीरे धीरे करके ना सर उसका जो कलर है वो फीका सा पड़ने लगता है और हल्का हल्का काला सा होने लगता है। डू यू नो व्हाई? सर ये चीज एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। होता क्या है कि हवा में, एयर में क्या प्रेजेंट है सर? यहां पर प्रेजेंट होता है H2S, जिसकी वजह से, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हवा में जो H2S मौजूद है, H2S सर, ये तो अभी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था। तो यहां पे सर ये जो हम लोग H2S की बात कर रहे हैं, अगर मैं सर यहां पर चला जाऊं इस वाले पार्ट के साथ, कोई मुझे बताएगा सर इसकी गंध कैसी होती है? शायद कल या परसों में डिस्कस किया है, सड़े हुए अंडे वाली गंध। बचपन में भी पढ़ा था, आज मैं फिर से बता रहा हूं। ये क्या होगा सर, जब इसके साथ सिल्वर रिएक्ट करती है, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के हैं, प्लीज याद रखना। H2S जब सिल्वर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना देती है सर? यहां से बनेगा आपका सिल्वर सल्फाइड प्लस इधर आपका
ये हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो बेसिकली ये जो सिल्वर सल्फाइड बनेगा, सिल्वर सल्फाइड के कारण क्या होगा, ये काली पड़ जाती है। तो आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है जो यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं समझा देता हूं। सर जब भी आपका सिल्वर रिएक्ट करेगा करेगा इस H2S के साथ, तो यहाँ पे एक तो सर इसका याद रखना आप कि सिल्वर किसकी वजह से काली पड़ती है, वो है H2S। दूसरी चीज सर, रिएक्शन जो कर रही है H2S के साथ कर रही थी, लेकिन सर फॉर्मेशन किस चीज का होता है, तो यहां पर ये बना लेता है सिल्वर सल्फाइड, राइट, Ag और ये S वाला पार्ट मिलके। सो बेसिकली सिल्वर सल्फाइड और ये H2S यही मेन रीजन है जिसके चक्कर में वो काली पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सर ये चांदी के साथ ही है, ये और भी उदाहरण हो सकते हैं। एक और एग्जांपल पे चलते हैं। तो सर दूसरा एग्जांपल है लोहा, जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग कर लेता हूं मैं, नहीं इसके लिए अलग से स्पेशल पॉइंट लूंगा, क्योंकि सर ये शायद ही कोई पेपर बचाओ भारत का जिसमें ना पूछा हो। प्रश्न है सर, लोहा है, अब लोहे को जंग लगवाने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत है नहीं, दो मेन चीजें जो चाहिए सर वो है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा पानी। बस ये दो चीजें मिल जाएं, इनकी टाटा बाय बाय, खेल खत्म है। अब यहां पर जरा समझना होगा क्या। ये जो लोहा है, ये जब ऑक्सीजन और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इस वाले पार्ट पर क्या चलेगा, यहां पे सर लोहे के ऊपर एक रेड कलर की लेयर आ जाएगी, राइट, और इस रेड कलर वाली लेयर को ही हम लोग जंग, हिंदी में जंग और इंग्लिश में रस्ट के नाम से जानते हैं। और अब मैं आपको एक टेंशन देने वाला सवाल पूछने वाला हूं, बहुत सारे लोग यहां पे गलती करते हैं। तो मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान से आंसर देना प्लीज, थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग इधर उधर हटा देना। कॉलगेट लगा के सिल्वर चांदी साफ कर सकते हैं सर, बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, उन सब बातों में बाद में बात कर लेंगे, वो सर एग्जाम में नहीं पूछे कॉलगेट लगा के साफ होगा कि नहीं। अभी यहां पर आते हैं, प्लीज ध्यान सुनना। जब लोहे में जंग लगती है तो इसके वजन पे क्या प्रभाव पड़ता है, सो प्लीज ध्यान सुनना। जब भी लोहे में जंग लगेगी तो इसके वेट पर, यानी जो हिंदी वाले हैं बेटा, इसके भार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहां पर जब वेट और सर यहां पर भार की मैं बात करूं, तो क्वेश्चन इज, पहला ऑप्शन है ए के बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, ऑप्शन नंबर बी पहले बढ़ेगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज, और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीज, यानी पहले घटेगा और फिर बढ़ जाएगा। सोच समझ के आंसर देना सर, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पे गलती करने वाले हैं। मधुमिता बी के साथ है, ललित सी के साथ है, 1 2 6 ओके। तो यहां पर सर ए बी सी वाले ऑप्शन के साथ है, डी के साथ तो कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे गलती करेंगे। तो जो लोग सर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही, कि सर सॉरी, जो लोग डी के साथ नहीं जा रहे बिल्कुल सही किया आपने सर, डी तो आंसर नहीं है। अब सुनो सर, होगा क्या, जब जंग लगेगी तो जंग लगते में पहले तो वजन बढ़ेगा गाइस और फिर वजन घटेगा। ये चीज दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि सर जब लोहे में जंग लगेगी तो वजन तो घट जाएगा, लोहा गल जाएगा। सर वो बात की बात है, पहले क्या होगा, पहले जब ये रिएक्ट करेगा सर, जब जंग लगेगी तो पहले तो वजन बढ़ेगा और कुछ समय के बाद बेटा वजन घट जाएगा। तो राहुल बेटा ए आंसर नहीं होगा। अभिषेक, यश और जितने लोग सी के साथ जा रहे हैं वो आंसर बिल्कुल सही है। और ये सवाल मैं आपको बता दूं, आप में से हो सकता है केवल एएलपी या आरपीएफ की तैयारी ना कर रहे हो सर, ये सेम सवाल मैं आपको बताऊंगा सर। सबसे पहले बिहार के पीएससी का जो पेपर की बात हम करते हैं, बिहार पीएससी का पेपर था, अभी क्या चल रही है 2023 सॉरी 2024 23 22 2022 का सितंबर में पेपर हुआ था, शायद 28-29 सितंबर का पेपर था। उसमें ये सवाल पूछा गया था कि सर वेट में क्या फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम बच्चे सर वहां पे डिक्रीज लगा के आ गए। आंसर होगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहली चीज। दूसरे पे आ जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर आरपीएफ एएलपी इन सब के लेवल पे जाऊं, क्योंकि देखो आरपीएफ एएलपी या सीएचएसएल या एमटीएस ये बहुत बेसिक लेवल के पेपर है, राइट। सो जो बेसिक लेवल के पेपर है, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या देता है कि बढ़ेगा घटेगा, सर कह नहीं सकते, ऐसे करके कुछ ऑप्शन देगा। तो उस वाले ऑप्शन में अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, खासकर एएलपी और आरपीएफ जो बेसिक लेवल पे पेपर वाले हैं उनको बता दूं कि सर अगर सी ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप सीधे सीधे आंसर लगा देना कि सर बढ़ेगा, दैट्स इट, ठीक है सर। क्योंकि उसने पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया, उसने अगर इतना दिया है कि सर क्या होगा, ये सब ऑप्शन में नहीं है नीचे वाले पार्ट, सर बढ़ेगा इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अब मैं एसएससी जेई पे आ जाता हूं या यूपीपीएससी के पेपर पे आ जाऊं, तो पीएससी के लेवल पे पेपर, एसएससी जेई या सीजीएल का लेवल जो हायर लेवल पे पेपर पूछता है, सो हायर लेवल के पेपर्स में सर प्लीज इस ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सर रियलिटी में होगा क्या, पहले तो वजन बढ़ेगा और वजन फिर बढ़ने के बाद घटेगा।
सो सी इज द करेक्ट आंसर। बट कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास लो लेवल वाले भी हैं, तो उसमें आपसे इतनी कहानी नहीं पूछने वाला, सीधे इंक्रीज डिक्रीज ऐसे करके पूछेगा तो उसमें इंक्रीज पे लगा देना, राइट। चलिए, सो मुझे पता है शीलू, जो आपने किताब पढ़ी है ना, शीलू कह रहे हैं सर हमने बुक पढ़ी है सर, उसमें लिखा हुआ है कि बढ़ेगा। तो शीलू आपने जो बुक ली है उस बुक में वो जो लेवल है वो एएलपी के लेवल का ही पेपर होगा, राइट। तो इसलिए मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ कि रियलिटी क्या है, असलियत में पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्योंकि बहुत सी बुक्स में आंसर ना बहुत जगह मिसमैच ऐसे करते हैं, क्योंकि सर वो उसी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से चल रहे होते हैं। सो आई गेस दैट इज क्लियर। सो गाइस चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतनी वाला पॉइंट हुआ है, अब इसी में एक कदम आगे और कि सर देखिए अब मैं इस जंग से बचने के लिए क्या कर सकता हूं। तो इस जंग से बचने के लिए या फिर सर मैं चाहता हूं कि मेरा जो एलिमेंट है या तत्व है सर उसमें कोई समस्या ना आए, तो इस वाले पार्ट पर चलते हैं। सर जैसे मैं कोरोजन की बात करूं तो कोरोजन से कैसे बचोगे, हिंदी में कहते हैं संक्षारण। तो इस संक्षारण से बचा कैसे जाए, अब ये तो सर मुझे क्या ही बताना, ये हमारे पास अपने आप सर बचपन से हम लोग ये करते आए हैं अपने घरों में। जब भी सर कोई नया गेट आया होगा, लोहे के गेट की बात कर रहा हूं, अपने घर में अगर कोई लोहे का दरवाजा आया होगा या लोहे की खिड़कियां चढ़ी होंगी, तो आपने कभी कभी घर बनते हुए देखा होगा, तो आपने क्या किया होगा, जब वो लोहे की खिड़कियां चढ़ गई होंगी तो आपने उसमें सबसे पहले प्राइमर करा होगा, और प्राइमर के बाद सर उसमें पेंट करवाया होगा। क्यों, सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे सर जब हम लोग ये प्राइमर या पेंट करवाते हैं तो पेंटिंग करवा लो या फिर ग्रीजिंग करवा लो। सो पेंट हो गया, ग्रीस हो गई, ये सब चीजें क्या करती हैं, ये लोहे को जंग से बचने में हेल्प करती हैं। सो मीर दानिश वांट टू आस्क समथिंग इज माय, सो मीर दानिश we have already taken a lot of time, so let me tell you कि Mir Danish, you are from ALP, right? So at 11 a.m. you can join the sessions which is actually for especially for ALP part, and if you are from SSCJ you can join the session at 2 p.m. अच्छा, सब लोगों को एक चीज बता दूं, मीर दानिश ने अच्छा पॉइंट रखा है, आपको भी बताना जरूरी है सर। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों को साथ साथ में प्रैक्टिस अगर करनी है, तो आपको मैं बता दूं सर, ये यहाँ पे तो हम लोग थ्योरी वाला पार्ट और जो क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं वो मैं साथ में बताता जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग ALP वाले हैं तो ALP, RPF या फिर जैसे कि मैंने बोला कौन सा MTS या CHSL, अगर इसमें से आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आप लोग ना 11 बजे जुड़ जाया करो। कहां पर, इंजीनियर्स अड्डा पर। लेकिन अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं CGL की या SSC JEE की या RRB JEE की, यानी कि थोड़े से हायर लेवल वाले पेपर पे, तो सर वहां पे मैं हायर लेवल पे आपको पढ़ाता हूं, जो कि हमारा 2 बजे सेशन होता है इंजीनियर्स अड्डा पर अगेन। तो प्लीज आप लोग ना यहां से क्या करो, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इसकी PDF भी भेजता हूं, तो ये टेलीग्राम चैनल के लिंक पे ही भेज देता हूं मैं, तो टेलीग्राम पे आपकी PDF भी भेज दूंगा। तो एक बार लिख देता हूं, यहां पर क्या होगा, आप लोग जो ALP वाले हैं, CHSL वाले या फिर ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, और क्या बच गया MTS वाले, तो यहाँ पर ना लो लेवल के पेपर का जितना भी पार्ट है वो सब 11 बजे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना प्रीवियस क्वेश्चन मैं यहीं से उठा रहा हूँ। लेकिन अगर आप थोड़े से हायर लेवल पे हैं, CGL हो गया, SSC JEE हो गया या फिर RRB JEE हो गया, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कराते हैं 2 बजे, तो आप लोग अगर चाहें तो इस वाले पार्ट पे आ सकते हैं, राइट। चलो, सो मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट पर। नहीं टाइम नहीं तो इट्स ओके, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आपको आना ही है, मैं बस आपको बता रहा हूं अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे आ सकते हैं, इससे रिलेटेड PDF ले सकते हैं, राइट। रिकॉर्डेड सेशन भी तो होते हैं, सो डोंट वरी। सो इतना पार्ट हो गया, एंड सेम फॉर स्टेनो यू कैन कम एट 11 AM, ठीक है। चलो, एंड भाई NTPC, टेक्नीशियन, ALP, ग्रुप D, दे आर वन एंड द सेम थिंग, 11 बजे, ठीक है। चलो गाइस, तो यहाँ पे ये वाला मामला भी सॉल्व हुआ, अब बढ़ते हैं आगे। सो गुरुदेव, यहाँ पर मैं वापस आता हूं, तो मैं कोरोजन की बात कर रहा था। अब देखो ये जो संचारण वाला पार्ट है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते थे, मैं सर पेंटिंग कर सकता था, मैं सर ग्रीजिंग कर सकता था, लेकिन पेंटिंग और ग्रीजिंग करने से क्या मेरा हमेशा ही काम होगा सर, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भी समस्या खड़ी ना हो, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पार्ट है लोहे की, मान लीजिए कोई आपके पास कोई भी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है लोहे का, किसका, आयरन का। अब मैं क्या करूं, इसके ऊपर मैं ना एक परत लगा दूं। अब यहां पे परत किसकी लगाऊं, तो यहां पे अब मैं परत लगाने वाला हूं जिंक की। मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक जिंक की परत लगा दी। अब जिंक को हिंदी में क्या कहते हैं गाइस, जिंक को हिंदी में कहा जाता है जस्ता। इसकी वजह से एग्जामिनेशन जो हिंदी वाले बच्चे हैं, प्लीज इसमें याद रखिएगा कि यहां पर इस प्रक्रिया को बोला जाता है जस्तीकरण। तो जस्ते से याद हो जाएगा बेटू क्या, जस्तीकरण। और जो इंग्लिश वाले हैं सर, इसी प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वनाइजेशन। क्या बोलेंगे, गैल्वनाइजेशन।
और यहां से 2 क्वेश्चंस हैं जो एएलपी 2018 के हैं। बाकी सर एग्जाम के मुझे ईयर याद नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा, वैसे सब जगह पूछा जा चुका है पेपर में। ये एएलपी 2018 के 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं। अब बाकी लोग ये मत कहना सर स्टेनो बताओ कौन सी ईयर में आया था, तो भाई सबके ईयर्स याद करना पॉसिबल नहीं होते हैं, ह्यूमन माइंड है। जितना जितना सर ईयर याद हो सकते हैं वही बता सकता हूँ। हाँ पेपर में आए, ये बात सही है। अब सुनो इस वाले पार्ट में क्या होता है। गुरुदेव थैंक यू रोहित बाबा, लव यू टू बेटा। तो एएलपी 2018 में 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था कि जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है गुरुदेव, यानी जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है। एक तो ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तो सबको पता है ये वाली चीज कि सर इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। पहला ये सबको पता है ना, ये तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जस्तीकरण में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी गैल्वनाइजेशन में, यानी जस्तीकरण में हम कौन सी धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से तत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ये क्वेश्चन था। तो यहां पर ये वाली चीज में प्लीज याद रखिएगा, यहां पर जिंक वुड बी द आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है। अब सर ये चीज तो हमको समझ में आई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने ये बता दिया कि हम तत्वों को कैसे निकालेंगे, आपने ये भी बता दिया कि सर तत्वों में हम लोगों ने देखा सर कोई समस्या है तो उनसे कैसे बचेंगे, बट एग्जामिनेशन में सही गांगुली एएलपी में डायरेक्टली पूछेगा, एसएससी या सीजीएल में घुमा फिरा के पूछेगा, ऐसा है। अब देखो सर जो एलॉय होते हैं इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। एक सेकंड ना कलर चेंज कर लूं। मिश्र धातु। अब मेरे पास ना कुछ कहानी है, समय कितना हो रहा है 3:10:34। सर सॉरी आज एसिड बेसिस सॉल्ट स्टार्ट नहीं हो पाएगा, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे ना भाई बिना ट्रिक्स बताए मेरा मन नहीं मानेगा, घर जाके सुकून नहीं मिलेगा, तो मैं जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। वैसे टॉपिक है 5 मिनट का, बट मैं ना कहानी बताना चाहता हूँ। सो प्लीज आप ना उन ट्रिक्स को प्लीज ध्यान से सुनेगा, ठीक है। सो एक लेक्चर और सही, जब इतना हो गया तो थोड़ी सी डांट और खा लेंगे मैनेजमेंट से, ठीक है। चलो सो अब सर मिश्र धातु। अब यहाँ पर ओके, सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट। सो गाइस ये जो मिश्र धातु होती है आपको क्या समझ में आ रहा है। सर धातु यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल, और मिश्र का मतलब सर आई एम टॉकिंग अबाउट मिक्सचर, राइट। यानी सर यहां पे एलिमेंट्स के मिक्सचर की बात हो रही है, यानी मेटल के मिक्सचर की बात हो रही है। अब देखते हैं सर यहां पर, हाँ एमटीएस में आता है, ठीक है काजल। सो अब सर यहां देखिए ये जो मेटल का मिक्सचर है, तो सिंपल सा एक बात समझ में आई सर, यहाँ पे कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होंगे, नहीं तो सर मिक्सचर किस बात का, राइट। तो यानी कि सर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा अगर धातु मौजूद है, या इवन उसमें नॉन मेटल भी हो सकते हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा धातु मौजूद है तो हम क्या कहेंगे, ये मिश्र धातु हो गया। इंग्लिश में कह देंगे एलॉय। सो व्हाट आर एलॉयज, एलॉयज आर नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, दैट्स इट। अब देखिए यहां पर राज पटेल आपके सामने मौजूद है ब्रास, राइट। हम लोग पीतल के नाम से भी जानते हैं। अब सर यहां पे जो ब्रास है यानी पीतल है, इसमें क्या होता है, इसमें तांबा और जस्ता मिक्स होता है। क्या होता है, तांबा और जस्ता। पेपर पता है कैसे पूछता है, पेपर का सीधा साधा हिसाब किताब है कि सर तांबे में कौन कौन सी धातु मौजूद है, या तांबे में कौन कौन सा तत्व मौजूद है। 4 ऑप्शंस देगा, उनमें से एक ऑप्शन ठीक होगा, इस तरीके से पूछता है। अब मैं आपको बताऊंगा सर ये कैसे याद रखने हैं। तो एक बार पहले यहां पे देख लो, सबके नाम देख लो। तो ब्रास में क्या होता है सर, कॉपर और जिंक, ठीक है। इसके हिसाब से यहां पे ब्रॉन्ज पे आ जाओ, तो ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज वाले पार्ट में आएंगे तो यानी कि कांसे की बात कर रहा हूं, तो यहां पे सर कॉपर और टिन। इसी प्रकार सोल्डर में लेड और टिन, यानी कि सीसा और टिन। और यहां पे एक बच्चे ने अमलगम बोला था बहुत शुरू में, जब मैं सिना बार समझा रहा था तो मैंने बोला था बच्चे 5-10 मिनट रुको, आपको सर ये चीज मैं बताऊंगा। अमलगम में क्या हो रहा था बेटा, अमलगम ये पारे का अयस्क नहीं था और नहीं था, मैंने ये बोला था अमलगम में क्या होगा सर, ये एलॉय है, मिश्र धातु है, जहां कम से कम 2 धातु होंगी या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो अमलगम में क्या होता है, एक तो मरकरी होती ही है, जिसने भी बोला था मैं नाम याद नहीं है, एक तो सर पारा होता ही है, पारे के साथ साथ एक कोई और धातु और हो जाएगी, कोई भी हो सकती है वो, राइट। सो अभी इसके बारे में अब मैं ट्रिक से बताने वाला हूं धीरे धीरे करके सर सब में चलता क्या है। तो लेट्स गो। सो जस्ट अ सेकंड, उस वाले पार्ट पर है, हाँ ये एलॉय यहां पे है, पीछे है क्या, नहीं एलॉय। सो यहां पे सर सबसे पहले आएगा अमलगम, यहीं से शुरुआत कर रहा हूं मैं। देखिए अमलगम में क्या होता है बेटा, यहां पर एलॉयस का मतलब क्या है, पहले तो ये ध्यान से सुन लो, फिर से मैं बता रहा हूं। एलॉयस का मतलब मिश्र धातु है, यानी कि जहां पे आपकी कम से कम 2 धातु मिक्स होंगी। अब देखिए प्रतीक पूछा सोल्डर का मतलब क्या है, प्रतीक अभी आ रहा है सोल्डर, दोबारा से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो, आपने पूछ ही लिया है। तो प्रतीक कभी झालर लगाई है दिवाली के टाइम पर,
प्रतीक चौहान, झालर लगाई है ना? तो झालर जब लगाते होगे तो हर साल कोई ना कोई झालर टूट जाती होगी, और झालर में सर सबसे आगे एक डिब्बी सी लगी रहती है। अच्छा, जो लोग झालर नहीं समझ रहे हैं, साउथ इंडियन कंट्रीज में इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सर आई एम टॉकिंग अबाउट दोज लाइट्स जो अपने घरों में लगाते हैं ना, दिवाली लाइट्स या क्रिसमस लाइट्स, में उसकी बात करूं तो उसके आगे सबसे आगे ना एक डिब्बी लगी रहती है। तो उसे बटन दबाते हो तो तेज से ब्लिंक करने लगती है, फिर बटन दबाते हो तो सर ऐसे लहर सी चल जाती है। तो उस डिब्बी में कई बार क्या होता है कि सर यस, उसमें कई बार तार जो जहां से कनेक्टेड होती है वो निकल आती है। अब तार निकल आती है तो क्या करते हो? देखो, तार अगर कहीं से बल्ब निकल गया तो उसको जोड़ लोगे, लेकिन उस डिब्बी में से अगर तार निकल गई तो क्या करोगे? सर वो हमसे पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं दुकान पे और कहते हैं भाई इसमें टाँका लगा दे। अब टाँका जब लगा रहा हो तो क्या करते हैं, सर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सा होता है जो कि गर्म होता है बहुत ज्यादा, उसको ऐसे निकालते हैं, सर एक तार सी लगी रहती है, उस तार से ऐसे टच करते हैं, वो पिघल जाती है, और पिघलने के बाद वहां पे वो ऐसे लगा देते हैं। वो चीज सोल्डर होती है बेटा, इसको हम टाँका कहते हैं हिंदी में। तो सोल्डरिंग में क्या होता है, वहां पे लेड और टिन होता है। खैर वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, अब इस पे आ जाओ वापस। हाँ, दो तारों को ज्वाइंट करने के लिए सिंपल, उसी को सोल्डरिंग कहते हैं, समझ गए? चलो, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अमलगम से। अमलगम, तो अमलगम में क्या होता है गुरुदेव? ये जो अमलगम वाला पार्ट है, हाँ संदीप भैया ये आप ही की क्लास है, डोंट वरी। तो अमलगम में क्या होगा सर, ये जो अमलगम वाला पार्ट है इसके अंदर कम से कम एक तो मरकरी होगी, और मरकरी के अलावा सर बाकी और कोई भी धातु हो सकती है। हो सकता है मरकरी और सोडियम हो सकता है कि पारा और पोटेशियम हो सकता है पारा और सोना हो। कुल मिला के आपका जो अमलगम है उसमें सर कोई सी भी धातु हो सकती है एक्सेप्ट लोहा। यानी कि हम लोग जब मिक्सचर कर रहे हैं, देखो यहां पे सब जगह मिक्सचर की बात होगी, मिश्रण की बात होगी। तो जब मैं पारे के साथ किसी भी धातु को मिला दूं, चाहे वो सोडियम हो जाए, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो गोल्ड हो, कोई भी चलेगा, लेकिन एक चीज नहीं चलेगी, वो है लोहा। बात यह है कि लोहा जो है ना सर, ये आपका अमलगम नहीं बनाता। तो एग्जाम में ना ये कहानी कैसे पूछेगा, दो तरीके से पूछ सकता है कि सर अमलगम में आप पारे के साथ किसका इस्तेमाल करोगे? तो पारे के साथ आप कोई भी धातु का इस्तेमाल कर लो। एग्जाम में पूछेगा सर, ऑप्शन दे देगा कि अमलगम मरकरी किसके साथ नहीं बना सकता, तो याद रखना लोहे के साथ ही अमलगम नहीं बनाता। इसलिए क्या करते हैं, अमलगम को लोहे की बोतल में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि सर किसी और का क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है, और किसी के साथ क्रिया कर कर समस्या खड़ी कर देगा, राइट? सो बेसिकली अगर हमें अमलगम चाहिए तो अमलगम हम लोग लोहे की बोतल में रखेंगे, लोहे के साथ ही क्रिया करेगा ही नहीं, राइट? सो यहाँ पे सर वही चीज लिखी हुई है कि अमलगम्स आर स्टोर्ड इन आयरन बॉटल्स। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म, इट कैन नॉट फॉर्म अमलगम विद मरकरी। ठीक है, अब सर सुनो कहानी। ब्रॉन्ज, मैंने बोला था यहां से ट्रिक आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लेट्स सी। हाँ करता है, इसीलिए मैंने गीता बोला ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लोहे के साथ ही रखेंगे। अब देखिए सर यहां पर, ओहो भाई सागर पिट्टी करेंगे तुम्हारी, हम बता रहे हैं सच में। सो थैंक यू रोहित, थैंक यू। सागर बाबा देखिए सुनिए, सागर कह रहे हैं सर अमलगम क्या है ये बता दीजिए बेटा। अमलगम को मैंने चलो ठीक है सागर बेटा मैंने बस ये बोला है कि हम लोग, सागर आप ही बताना, सागर हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं एक बार मुझे बताओ फटाफट से। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा बट इट्स ओके। सागर हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ फटाफट। तो टॉपिक का नाम क्या है? एक तो जब पूछूंगा तो आंसर ही नहीं देंगे, तो मैं पूछ लेता हूँ, मैं ही सागर बन जाता हूँ कि सागर बेटा बताओ हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मैं सागर हूं, तो सागर कहेगा सर हम पढ़ रहे हैं मिश्र धातु। अब मेरा अगला सवाल होगा बेटा मिश्र धातु में क्या पढ़ेंगे, मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? तो सागर का जवाब आएगा कि सर मिश्र धातु का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर धातुओं के मिश्रण की बात कर रहे हैं, है ना? अब धातुओं के जब मिश्रण की बात कर रहे हैं तो सर मिश्रण किस चीज का होता है? जैसे अपने घर में हम लोग शिकंजी बनाते हैं, तो पानी के अंदर सर चीनी डाल दी, फिर हमने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया, जलजीरा का पाउडर डाल दिया, ब्ला ब्ला करके, या फिर मान लो रूह अफ़ज़ा डाल दिया, तो ये मिश्रण तैयार हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे एक मिश्रण की बात कर रहा हूं जिसका नाम है अमलगम, तो अमलगम में भी सर कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा? सर धातुओं के मिश्रण की बात कर रहा हूं, तो जिसमें से एक आपने उठा लिया तत्व जिसका नाम है पारा, और पारे के साथ मैंने क्या किया, मैंने मान लिया सोडियम को मिला दिया, तो सर ये क्या बन गया, ये अमलगम बन गया। ऐसे ही मैंने क्या किया सर, मैंने पारा लिया, सर देखो मिश्र धातु, मैंने साथ में क्या किया, मैंने यहां पे सर कॉपर मिला दिया, बन गया अमलगम। तो अमलगम क्या होता है? अमलगम में एक कंडीशन याद रखना बस, एक तो आपका पारा होगा प्लस साथ में दूसरी कोई भी धातु हो सकती है। तो गुरुजी क्या आपको समझ में आ गया? अब इतना वाला पॉइंट अगर समझ में आ चुका है तो हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है सर ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज में क्या क्या आएगा गुरुजी, अब ये समझो बेटा ब्रॉन्ज वाला पार्ट क्या होता है। देखिए सो पूर्णिमा बस कंट्रोल, ठीक है। सो अब आते हैं सर ब्रॉन्ज पर। सो ब्रॉन्ज वाले पार्ट पर समझना, इसको याद कैसे करेंगे। देखो ब्रॉन्ज में क्या है,
एक तो है कॉपर और दूसरा है बेटा टिन। पर याद कैसे रखूं? सर कभी किसी के दोस्त को पैसे उधार दिए हैं? तो अगर किसी दोस्त को पैसे उधार दिए हो तो जब वो पैसा मांगने आया होगा, बेटा भारती मैंने अभी आपको क्या बोला, बेटा कम से कम 2 या फिर 2 से ज्यादा। बेटा जब शिकंजी बनती है तो सर पानी के साथ केवल क्या चीनी डालते हैं? तो क्या उसमें या केवल नमक डालते हैं? सर वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, एक नहीं होगा, क्योंकि एक होगा तो अकेला ही रह जाएगा। तो 2 या 2 से ज्यादा होंगे, वो आपके मिश्र धातु में आएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सो लेट्स गो। सो बेटा ब्रॉन्ज की बात कर रहा था, तो आपने कभी दोस्त को कभी ना कभी पैसे दिए होंगे, राइट? अब जब पैसा मांगने आया होगा आपका दोस्त, होगा यार भाई मुझे ना पैसे की जरूरत है यार, पैसा दे देगा? तो आपने बोला कि यार भाई मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन ना मुझे परसों जरूरत है पैसे की, तो अगर तू कल लौटा दे तो मैं दे सकता हूँ, नहीं तो यार मेरे पास तो नहीं है। तो बोलेगा अरे चिंता मत कर भाई, तेरे पास एक कल शाम तक मैं दे दूंगा, तू बस पैसे दे दे। तो उसने तुमसे आप लोगों से 10,000 रुपए ले लिए। अब आप उसे फोन कर रहे हैं अगले दिन शाम को कि भाई सुनना, तूने बोला पैसे लिए थे यार मुझसे, पैसे दे दे। अबे क्यों मरा जा रहा है, तेरे को कब चाहिए? तेरे को कल के बाद चाहिए ना, कल ले लियो मुझसे। तो यहाँ पर फिर दोबारा आपने फोन किया कि नहीं नहीं भाई मुझे ना अभी जरूरत है, क्योंकि ना एक दिन पहले था। अबे यार तुझसे बोला था, तू यार पहले बता देता मुझे, एक तो तुझसे पैसे लियो लो और फिर अब तू बार बार पीछे ऐसे पड़ रहा है जैसे मैं कोई चोर वोर हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बार आपने जब उधार दे दिया तो दूसरा जो लड़का है ना, वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे अब वो महाराज हैं, आप नौकर हैं, आप उल्टा उनसे पैसे मांग रहे हो। तो आपको अंत में क्या करना पड़ेगा अपने पैसे मांगने के लिए कि भाई गलती हो गई, मैंने तुझे पैसे दे दिए। जैसे भगवान जी के सामने नहीं झुक जाते हैं, भाई तुझे कोटि कोटि प्रणाम, गलती हो गई मुझसे, तू मेरे पैसे दे दे भाई। तो यहाँ पे क्या कि अगर अपने दोस्त को या कह रहे ब्रो तेरे को पैसा दे दिया ना मैंने, तो ब्रो तुझे कोटि कोटि प्रणाम, आज के बाद उधार नहीं दूंगा लेकिन मेरा पैसा दे दे भाई, मैं टेंशन में चल रहा हूँ, मुझे कहीं पे पैसा देना है। तो क्या याद कर लोगे? ब्रो प्लीज यार मेरा पैसा दे दे। तो यहाँ पर सर ब्रो तुझे कोटि कोटि प्रणाम, तो तुझे कोटि कोटि प्रणाम, मेरा पैसा दे। तो ब्रो से आपको अपने आप याद आएगा उधारी वाला एग्जांपल। तो याद रखना ये ब्रो से तुझे कोटि कोटि प्रणाम, मेरा पैसा दे दे भाई, प्लीज टेंशन खत्म कर। तो एक कोटि कोटि से आपको याद हो जाएगा कि सर यहाँ किस में आएगा? ब्रॉन्ज में। तो कोटि दैट इज कॉपर एंड टिन ब्रॉन्ज में इस्तेमाल हो रहा है। कहां पे किस काम आता है? सर सिक्के बनाने में, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन और स्टैचू बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की खास बात यह है अनुज कि स्टेनलेस स्टील में सर कभी भी जंग नहीं लगती। आप लोगों के पास जो बॉटल्स होंगी या जो घड़ियां हैं, तो घड़ी के नीचे अगर आपने भी घड़ी पहन रखी है तो घड़ी उतार के देखना, यहां पे लिखा रहेगा स्टेनलेस स्टील, राइट? सो बेटा वो स्टेनलेस स्टील क्या है, फायदा क्या है स्टेनलेस स्टील का? स्टेनलेस स्टील का मुख्य फायदा यह है बेटा कि इसमें जंग नहीं लगती, यानी कि इसमें कभी भी रस्टिंग नहीं होती। ठीक है गाइस? अब रस्टिंग नहीं लगती, अब इसका फायदा समझना। तो यहाँ पे सर इसमें क्या है कि मिक्सचर इस तरीके से प्रेजेंट है कि सर इसमें कभी जंग नहीं लगेगी, लोहे के साथ में क्या है बाकी और चीजें भी मौजूद हैं। सो क्योंकि ना यहाँ पे मिक्सचर एक्चुअली क्या है कि अनुज यहाँ पर ना मिक्सचर अभी देखो, अभी आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आयरन, निकल, क्रोमियम, कार्बन, ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं और इनका फायदा ये इसमें जंग नहीं लगेगी। अब आपके घर में जो बर्तन है, आपके घर में जो ग्लास है, किस चीज का है? कोई मुझे आंसर देगा? शीलू, अनुज, पूर्णिमा, साहिल, आपके घर में जो ग्लास हैं या प्लेट्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? बताओ फटाफट। सो आपके घर में जो ग्लास या प्लेट्स हैं सब किसी के भी लोहे के नहीं है, सबके किसके? स्टील के बने हैं। दैट्स राइट। और उस स्टील में आप कभी चेक करना सर, उस वाले स्टील में आपके पास जब आप पैदा भी नहीं होंगे ना, तो बहुत से बर्तन ऐसे होंगे आपके पैदा होने से पहले भी सर मम्मी इस्तेमाल कर रही होंगी और आज तक सर उसी में आप खाना खा रहे हैं, रोजाना बर्तन धुलते हैं लेकिन जंग नहीं लगती, है ना? तो जो लोग पीतल और सोने चांदी के में खा रहे हैं तो सर उनके लिए तो सल्यूट है, बढ़िया है भाई, हेल्दी स्टफ खा रहे हो। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल मिडिल क्लास वाले हैं तो हम लोग सर स्टील वाले में ही खा पा रहे हैं। सो उस वाले पे अगर आते हैं तो बेटा यहाँ पर अगर मान लीजिए यही बर्तन हमारे लोहे के होते तो क्या होता? मैं ऑफिस से निकला, मम्मी कह रही है बेटा सुनो ना यार, वो कल जो तुम लाए थे ग्लास, उसमें ना जंग लग गई है, तुम एक काम करो दूसरा ग्लास ले आओ। मैं नया ग्लास खरीद के ले गया। फिर मैं जब तक घर जा ही रहा था तब मम्मी ने बोला अरे सुनो वो ना जो प्लेट तुम परसों लाए थे उसमें भी जंग लग गई है। अब सर यहाँ पे जब जंग लगने की बात है, हम लोग जानते हैं लोहे में क्या होगा सर, ऑक्सीजन मिली, पानी मिला, जंग लग जाएगी। तो यहाँ पे सर ऐसे चलता रहा। मैं एक दिन टेंशन आया, मैंने कहा मम्मी ये रोज रोज जंग लगती है, कुछ और सिस्टम निकालो ना। तो मम्मी ने बोला हमने तो पहले ही बोला था तुम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करो, कभी जंग ही नहीं लगेगी। यानी स्टेनलेस स्टील के जब से बर्तन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, मम्मी ने बोला कि देखा नहीं लगती ना जंग। मैंने बोला हाँ मम्मी, अब मेनू फिगर नहीं है कोई। क्या? अब मेनू फिगर नहीं है कोई कि जंग लगेगी। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला है? स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगेगी, इस बात की मेनू फिगर नहीं है। तो लिख देता हूं एक बार, मेनू फिकर नहीं है कोई।
तो मेन्यू फिकर नहीं है कोई, ये एक्चुअली ट्रिक है जिससे आपको याद हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्टेनलेस स्टील में प्रेजेंट है मैग्नीज, यहां पर है आयरन, यहां पे है क्रोमियम, यहां पे है निकल और यहां पे है कोबाल्ट। और यहाँ पे जो सर एसएससी जेई वाले बच्चे हैं उनसे एक क्वेश्चन और पूछ ले, देखो ये सब क्वेश्चन एएलपी आरपीएफ सब में पूछे जा चुके हैं। एसएससी जेई का एक स्पेशल क्वेश्चन है, हार्डनेस कौन देता है इसको, तो याद रखना स्टेनलेस स्टील को जो हार्डनेस देता है यानी कठोरता जो देता है सर वो कार्बन है। तो आपको याद कैसे रखेंगे, मेन्यू फिगर नहीं है कोई, तो सर मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन। सो ये सारा का सारा पार्ट आपका किसमें है, स्टेनलेस स्टील में, इसका मिक्सचर होता है और इसकी वजह से यहां पर सर ये वाली चीज में अगर बोले तो यहां पे जंग नहीं लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर सर इतनी चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और अगले वाले पॉइंट पर चलेंगे सर मैग्नीलियम। अब मैग्नीलियम वाले पार्ट पर आते हैं, अब मैग्नीलियम वाले पार्ट पर जाएंगे तो मैग्नीलियम में क्या क्या आ जाएगा। तो मैग्नीलियम में ये देखिए, ये तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसमें तो समझाने की जरूरत भी नहीं है। क्या हुआ यहां पर मैग्नीलियम, तो यहां पे सर एलियम से याद हो जाएगा क्या, एल्यूमिनियम, और इससे मैग्नीशियम। तो मैग्नीलियम में क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो मैग्नीलियम कंसिस्ट ऑफ द मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, और इसका इस्तेमाल कहां करते हो सर, हल्के आर्टिकल्स या फिजिकल बैलेंस बनाने में, राइट। चलो इतनी वाली चीज क्लियर है, कोई नहीं, अच्छा आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप पढ़ते हुए आए हो ना वैसे ही आप याद कर लो, डायरेक्टली भी याद कर लो। सो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ना ड्यूरेलियम वाला पार्ट है, तो जैसे ड्यूरेलियम है तो ड्यूरेलियम किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, राइट। सो आगे चीज है बेटा, अजय है नहीं बेटा, कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्पेशली फॉर यू अजय कुमार साहू, आप डायरेक्टली याद कर लेना, ठीक है बेटा। चलो इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब अगले वाले पार्ट पर जाएंगे, अब अगला पार्ट है अल्निको। अब अल्निको वाले पार्ट पर आते हैं, तो ये जो अल्निको वाला पार्ट है परसेंटेज याद नहीं होगा तो भी चलेगा, ये केवल एसएससी जेई वाले और सीजीएल वाले हैं जो एक बार परसेंटेज पे नजर मार लेना, बाकी लोगों को परसेंटेज याद करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट अल्निको, ये अल्निको के बारे में हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, आपको याद है फिजिक्स में जब हम लोग सर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वाला चैप्टर डिस्कस किए थे, तो मैग्नेट्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैग्नेट्स में एक जगह एग्जांपल आया था कि सर चुंबक बनाने में हम लोग अल्निको का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्निको एक्चुअली क्या है बेटा, अल्निको एक्चुअली यहां पे देखो, अल्निको दैट इज एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। तो एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट सर ये जो है ये सर मैग्नेट्स बनाने में हेल्प करता है, दैट इज अल्निको क्या है, ये सर एलॉय है, ये सारे के सारे आपके एलॉयज हैं, यानी सारे सारे आपके मिश्र धातु हैं। नेक्स्ट, सो ये वाला पार्ट डन है। आगे आते हैं जर्मन सिल्वर। अब जर्मन सिल्वर सर ये कैसे याद रखें, तो यहां पे क्वेश्चन है जो कि एएलपी में पूछा गया है, सब लोग ध्यान सुनना अगेन। सो गाइस अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, ये एएलपी का पूछा हुआ सवाल है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितनी होती होगी, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना है, तो कैसे बताओगे, जल्दी फटाफट थोड़ा जल्दी से, क्योंकि ना टाइम हो चुका है, सर आने वाले हैं। सो जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर होगी, मैं आपके लिए ऑप्शन लिखता हूं सर, 100%, 90%, 10% या 0%, बताइए। बिल्कुल, अब यहां पे सर नाम से नहीं लग रहा कि भाई साहब ऐसी सिल्वर है जो आई है जर्मनी से लेकिन परसेंटेज 0, क्या बात कर रहे हो सर, मतलब नाम है जर्मन सिल्वर, ऐसा लग रहा है विदेश से सिल्वर चल के आ रही है और परसेंटेज है सिर्फ 0। सर इसमें सिल्वर क्यों नहीं है जी, यही तो दिमाग में आएगा कि सर जर्मन सिल्वर में परसेंटेज है 0। ये आपका ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन था, बाकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर है 0, सर क्यों नहीं है जी, यही दिमाग में आएगा ना, सर जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं है, क्यों नहीं है जी। तो यहां पे सर क्यों नहीं है जी से याद हो जाएगा, क्यों नहीं है जी, डेट्स इट। तो आज के बाद ना जर्मन सिल्वर के लिए रटने की जरूरत नहीं है, कॉपर, जिंक, निकल ये सब रट रहे हैं ना, जर्मन सिल्वर सिल्वर ही नहीं है, 0%, क्यों नहीं है जी, तो क्यों नहीं है जी, डेट्स इट। तो ये क्या है, ये सर आपका जर्मन सिल्वर वाला पार्ट हो गया एंड डेट्स इट। सो यहां पर सर इसमें इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या फिर बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर वाले पार्ट में क्या आएगा, देखो स्टर्लिंग सिल्वर में सिल्वर होगी तो यहाँ पे सिल्वर के साथ आपका कॉपर का कॉम्बिनेशन भी है जो कि हम लोग ज्वेलरीज, आर्ट ऑब्जेक्ट्स इन सब में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टर्लिंग सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट सर गन मेटल, अब गन मेटल में क्या क्या यूज होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली सर आ चुके हैं, थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा। सो आपका जो गन मेटल है इसमें हम लोग कॉपर, टिन और जिंक इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, कॉपर, टिन एंड जिंक। सिमिलरली सोल्डर, सोल्डर जो अभी किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में पूछा था, जहां पे हम लोग कहते हैं टांका जो लगाते हैं, तो क्या होता है ये लेड और टिन का बना होता है। सो यहाँ पे सर लेड और टिन, ये हो गया सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल, राइट। हाँ सीजीएल वाले पार्ट में परसेंटेज प्लीज एक बार देख लेना करिश्मा, इट कैन बी आस्क्ड, है ना। बेल मेटल,
सो बेल मेटल में क्या यूज करते हैं? घंटा धातु में, हिंदी में इसको घंटा धातु भी कह देते हैं। सो बेल मेटल में क्या इस्तेमाल करोगे? सर हम लोग जब पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, हाँ अरे तो मंडे टू फ्राइडे होती है बेटा 11 बजे क्लास, तो जब हम लोग सब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में क्या करते हैं? भगवान जी आपको साष्टांग प्रणाम, तो क्या कर रहे हैं सब? बेल मेटल, भगवान जी के मंदिर में गए, बेल बजाई, और फिर भगवान जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो अगेन जैसे ब्रो से कोटि कोटि याद हो गया था, वैसे बेल मेटल में भी घंटी बजाई और सर भगवान जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, तो बेल मेटल से याद हो जाएगा अगेन क्या? कोटि कोटि प्रणाम। तो कॉपर एंड टिन तो किस में काम आएगा? सब बेल्स बनाने में, राइट? सो यहां पर सर राधे राधे, बिल्कुल सही। सो बेल मेटल से याद हो जाएगा, बेल मेटल नहीं घंटा धातु, कोटि कोटि प्रणाम, सो कॉपर एंड टिन। आई गेस इट इज क्लियर, परफेक्ट। नेक्स्ट कॉइन मेटल। अब कॉइन मेटल में सर कैसे याद रखेंगे? कॉइन मेटल को अगर एग्जाम में पूछ ले तो इसमें टेंशन अगेन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सिंपल सा फंडा है सर। यहां देखिए कॉइन वाले पार्ट में नाम में ही आंसर मौजूद है, एग्जाम में सर एक बार सुन लिया काम आपका यही खत्म। कॉइन देख रहे हैं, सो आई एन से नी, दैट इज निकल, दूसरा कोबाल्ट, तो सर यहाँ पे किसका बना हुआ है? यहाँ पे सर कॉपर, तो यहाँ पे किसका बना हो गया? को से कॉपर और नी से निकल, तो यहाँ पे सर कॉइन वाले पार्ट में इससे याद हो जाएगा नी, ये रहा निकल, और को कॉपर, सो दैट इज कॉपर एंड निकल से आपका बना हुआ है कॉइन मेटल। और कॉइन नाम से समझ में आ रहा है सर, कॉइन्स बनाने में हेल्प कर रहा होगा, कौन से? यूएस के कॉइन्स, राइट? सो यूएस कॉइन्स बनते हैं कॉइन मेटल के। सिमिलरली वुड्स मेटल जो है, तो बिस्मथ, लेड, टिन, कैडमियम, ये सर फ्यूज प्लग्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वुड्स मेटल का। सो आई गेस ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीटेड है। हंसदा पूछ रहे हैं सर बायो की क्लास, बेटा हंसदा आप कौन से वाले बैच से एक बार देखना, क्योंकि अगर आपने एसएससी अड्डा से बैच लिया है तो आपको ना फिर मैम पढ़ाएंगी। सो अब यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पार्ट जब अपना कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर वापस से मैं केवल इंजीनियर्स अड्डा वाले पार्ट पर ही जाऊंगा। तो अगर आपने इंजीनियर्स अड्डा से बैच लिया है तो फिर आई टेक केयर ऑफ केमिस्ट्री, सॉरी ऑफ बायो एंड फिजिक्स बोथ। अगर आपने सर बैच लिया है एसएससी अड्डा के थ्रू तो मैम आपकी क्लास लेंगे, राइट? सो एक्चुअली वो मैंने डिस्कस किया था, एक्चुअली आई वांटेड टू टीच जस्ट इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, तो वो वी हैव डिस्कस्ड। सो जो एसएससी अड्डा से बैच लिए, केमिस्ट्री फिनिश होने के बाद आपकी मैम क्लासेस लेंगे, ठीक है? और इंजीनियर्स अड्डा वाले जो बच्चे हैं वो तो फिर मेरे वाले बच्चे हैं, तो ऐसा है। सो गाइज 12 मार्च से, बेटा 12 मार्च के बाद मैं एक्सटेंशन लूंगा क्लासेस का। सो 12 मार्च के बाद भी क्लास होगी केमिस्ट्री की, मुझे अभी ना 5 क्लास और एक्स्ट्रा लेनी है। सो वो अभी मैंने टीम से डिस्कस 4 क्लास के लिए गया है, तो 5 से 6 क्लास मैं अभी और लेने वाला हूँ, तो 5 क्लास तो मान के चलना, आज के बाद 5-6 क्लास और होने वाली है, राइट? अब जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो सर ये मैंने आपके लिए भेज दिया, और ये ना ओर्स का चार्ट मौजूद है, तो एक बार देख लें। सोडियम है, तो सोडियम कहां से मिलता है? रॉक सॉल्ट NaCl, तो देख रहे हो सोडियम कहां से मिलेगा? NaCl में ये Na वाला जो पार्ट है, तो सोडियम याद हो गया। तो यहाँ पे सर ये मैंने चार्ट दे रखा है, आप प्लीज रिवाइज करके आना। अगली क्लास में मैं आपको एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ाने वाला हूं, तो अपनी क्लास जब अगली क्लास होने वाली है, उस अगली क्लास में एसिड बेसिस सॉल्ट्स हम डिस्कस करेंगे, और उसमें पहले मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करूंगा, उसके बाद एसिड बेसिस पढ़ाऊंगा। और एसिड बेसिस में चिंता मत करना, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे सर वहां पे एग्जाम्पल्स हैं, और जो जो एग्जाम में आते हैं वो सारी चीजें मैं आपको लिंक कराने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। आप लोग प्लीज ना रिवाइज कर लेना, इस रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कल भी भेजे थे, आज मैं फिर से भेज दूंगा, प्लीज उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, ठीक है? और जितने लोग सर यहाँ पर ALP वाले या फिर CHSL वाले या CPO वाले हैं, सो आप लोग आ सकते हैं अभी 11 बजे वाले बैच में इंजीनियर्स अड्डा पर, और जो लोग SSC JEE वाले हैं, CGL वाले हैं, RRB JEE वाले हैं, वो बच्चे आ सकते हैं दोपहर को 2 बजे इंजीनियर्स अड्डा पे, ठीक है? तो मेरी अब सर यूट्यूब पर क्लास का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। बाकी जो बच्चे यहाँ पे PDF के लिए पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे आज नए भी जुड़े हैं, तो इस क्लास की PDF अभी जस्ट क्लास जैसे फिनिश हो जाएगी तो अभी आपके लिए मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, तभी यूट्यूब स्टार्ट करूँ। 4 मिनट है ना मेरे पास, मैं बस इसकी PDF अपलोड कर दूं, फिर जाता हूँ। तब तक ना सर भी आ चुके हैं, तो सर को पढ़ाना है। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं आप लोगों से कल। सो थैंक यू अनुज, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।